झुमरी गुस्से में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कम से कम उसने 50 बार तो एक ही बात अपने बच्चों से दोहरा दी थी। आज आने दो तुम्हारे बापू को, इतने बेलन पड़ेंगे ना कि खोपड़िया का चकला बन जाएगा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? माँ, तुम रोज ऐसे बेलन लेकर एक ही डायलॉग बोलती हो, पर बापू जैसे ही आते हैं तुम सारा गुस्सा भूलकर उन्हें रोटी देने लगती हो। वही तो माँ, तुम हमसे तो कह देती हो बापू आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, पर करती कुछ नहीं हो। तुम दोनों ज्यादा नहीं बोलने लगे? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। तुम्हारे बापू को बाद में बेलन पड़ेंगे, पहले तुम दोनों की पिटाई करनी जरूरी है। झुमरी बेलन लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी, तभी रमेश आ गया। झुमरी, अरे अरे क्या कर रही है? बापू आज माँ बेलन से सबके सिर का चकला बना देगी। आ गए तुम? और ये क्या इतनी देर से क्यों आए हो? और दिख रहा है तुम आज फिर पीकर आ गए हो। अरे ज्यादा कहा, थोड़ी सी तो पिया। ला जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना होगा तभी लगाऊंगी ना। बोला था ना घर में राशन खत्म हो रहा है, बनिए की दुकान से लेते आना। तुम्हें मैंने पैसे भी दिए थे राशन लाने के। वो तो हाँ, तुझे बताना भूल गया। सुबह जब से घर से निकला तो रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। क्या करता, खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश की बात सुनकर झुमरी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। बस और कितना झूठ बोलोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उन पैसों से बोतल खरीद ली? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे झुमरी सुन तो, गुस्सा थूक दे। कल मैं पक्का राशन लेकर आऊंगा। इतनी सी बात पर घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। तेरे और बच्चों के सिवा मेरा है कौन? मैं तो तुम सबके बिना रह ही नहीं सकता। अगर इतना ही है तो तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? बैठो, मैं सबके लिए चावल रखे वही बना लाती हूँ। और हाँ, कल नहीं लाए ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। झुमरी का परिवार एक छोटे से खेत पर निर्भर था। रमेश खुद तो खेती करता नहीं था, इसलिए झुमरी ने वो खेत एक किसान जिसका नाम था नंदू, उसे किराए पर दिया हुआ था। एक दिन रमेश थोड़ा ज्यादा नशे में था। नंदू की नजर बहुत समय से रमेश के खेत पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश का खेत हथिया ले। आज उसके पास मौका था। देख रमेश, तू फायदे में रहेगा। 2 बोरी आटा दो और 2-2 बोरी दालें तुझे बंजर खेत के बदले दे रहा हूँ। और वैसे भी तेरे खेत पर कोई अनाज नहीं उगता, मुझे देगा तो तू फायदे में रहेगा। खरीद ले। अब कह तो ठीक रहे, राशन तो हमारे काम आ जाएगा, पर ये खेत है ही बेकार। चल ठीक है, मैं तुझे खेत बेच रहा हूँ, मैं बदले में आटा और दाल दे दे। नंदू ने 4-5 गाँव वालों के सामने ये बात रमेश से बुलवा ली। देखो भाइयों, तुम सब गवाह हो इस बात के कि रमेश अपनी मर्जी से अपना खेत मुझे दे रहा है और बदले में मैं इसे राशन दे रहा हूँ। रमेश नंदू को खेत का मालिक बनाकर राशन लेकर खुशी खुशी घर तो पहुंचा, पर जब झुमरी को सच पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। हे भगवान, खेत बेचा उस बेईमान को। अरे लूट लिया उसने तुम्हें। इतने बड़े खेत के बदले ये जरा सा राशन दे दिया। अब ये राशन तो खत्म हो जाएगा, खेत कहाँ से आएगा? वो तो पूंजी थी हमारी, तुम उस पूंजी को ही गवाए। अरे मैं नशे में था, मुझे होश ही कहा था। अब मैं क्या करूँ? अब तो खेत गया हाथ से। एक खेत का ही सहारा था, वो भी छिन गया। अब क्या ये रोटी दाल बनाकर सड़क पर बैठ कर बेचूं? झुमरी गुस्से में राशन के बोरों की तरफ देख रही थी। अनजाने ही उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में वो दोबारा सोचने लगी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है जिससे घर का खर्चा निकल सकता है। खेत तो अब हमारा रहा नहीं, पर ये आटा दाल तो हमारे हैं। शाम को झुमरी बाजार गई और 2 बड़े पतीले और एक तंदूर खरीद लाई। माँ, ये सब किस लिए है? माँ, हमारे घर आज कोई दावत है क्या? बच्चों, ये सब मैं अपने ढाबे के लिए लाई हूँ। ढाबा? माँ, जहाँ खाना मिलता है आपके ढाबे पर भी खाना मिलेगा? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर एक ढाबा खोल रही हूँ जिसका नाम होगा झुमरी का ढाबा। ये अचानक तेरे दिमाग में कैसा फितूर उठाया झुमरी? तुम जैसे शराबी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुमने तो पहले ही खेत बेचकर सत्यानाश कर दिया। अब कम से कम मुझे कुछ सोचने दो। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारे पास भी गांव के सेठों की तरह पैसे हों। मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी गरीबी में बीते, इसलिए मैं हाईवे पर ढाबा खोल रही हूँ। अगर तुम्हें पीने से फुर्सत मिल जाए तो ये सारा राशन ढाबे पर रख जाना। मैंने किराए पर छोटी सी जगह ले ली है, कमाकर किराया भी दे दूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी माँ। झुमरी ने मेहनत की, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और गांव के बाहर हाईवे पर ढाबा खोल दिया। जो राशन खेत बेचकर मिला था वही काम आया। वहाँ से गुजरते यात्रियों की बस और बाकी वाहन झुमरी के इस नए ढाबे को देख रहे थे। खाना खाने तो सब रुकते, पर एक परेशानी थी। आओ भैया आओ, गरम गरम रोटी और दाल, साथ में अचार और सलाद भी है। झुमरी, तुम्हारे यहाँ की दाल रोटी तो बहुत स्वाद है, पर एक परेशानी है। तुम यहाँ पर एसी लगवा लो। वो वहाँ सामने बड़े ढाबे पर एसी लगा हुआ है, इसीलिए सभी ग्राहक वहाँ जाते हैं। साहब, अभी नया नया शुरू किया है ना, इतना पैसा नहीं लगा सकती। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जब रमेश ने देखा कि झुमरी बच्चों के साथ अकेली मेहनत कर रही है तो वो भी अब कभी कभी ढाबे पर बैठने लगा। पर अभी भी झुमरी का ढाबा हाईवे के बाकी ढाबों से कम चल रहा था। एक दोपहर झुमरी ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी, तभी एक आदमी अपनी पत्नी के लिए, जो कि माँ बनने वाली थी, सड़क पर मदद बुलाने लगा। किसी भी ढाबे वाले ने आगे बढ़कर उस आदमी की मदद नहीं की। सब अपने ग्राहकों को देखते रहे। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। झुमरी की नजर मदद के लिए पुकारते उस आदमी पर गई। सुनो जी, तुम ढाबा संभालो, मैं अब भी आती हूँ। झुमरी क्यों किसी के भट्टे में टांग अड़ा रही है? अपना ढाबा देख। ऐसे किसी की मदद करना ठीक नहीं। देख, कोई भी मदद को नहीं आ रहा।
तू क्यों जा रही है फिर? इसलिए क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ, दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज है, और साथ में मैं एक इंसान भी हूँ, और इंसानियत के नाते इस समय उनकी मदद करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। झुमरी ने उस आदमी की मदद की और झुमरी उन्हें अपने ढाबे पर ले आई। झुमरी ने तुरंत रमेश को गांव से दाई माँ को बुलाने भेजा। रमेश को आने में आधा घंटा लग गया। तब तक झुमरी उस औरत को संभालती रही। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे गांव जा रही थी, रमेश वक्त पर पहुंचा तो मैं आ गई। घबराओ नहीं, बस बच्चा कुछ ही देर में हो जाएगा। हाँ हाँ दाई माँ, आप इन्हें देखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। पूरा गाँव झुमरी के ढाबे पर इकट्ठा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। थोड़ी देर बाद ममता नाम की उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच आज हमारी मदद करके हमें विश्वास दिला दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं कुछ नहीं करती, सब करने वाला भगवान है। महेंद्र नाम के उस आदमी को झुमरी का नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महसूस किया कि पहले भी वो उस रास्ते से कई बार गुजरे, एसी ढाबों पर रुके, लेकिन वो ढाबे वाले बड़े दिल वाले नहीं थे जितनी की झुमरी छोटे से ढाबे वाली लेकिन बड़े दिल वाली थी। महेंद्र जानता था कि झुमरी ने उसकी मदद की, वो भी उस समय जब वो परेशानी में था। कुछ दिनों बाद ही महेंद्र ने झुमरी के ढाबे को एक 5 स्टार होटल जैसा सुविधाजनक बनवा दिया। झुमरी के ढाबे पर अब दिन रात यात्रियों की भीड़ रहती थी। झुमरी के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और आज उसके वो सारे सपने पूरे हो गए जिनके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी। आसमान में कड़कती हुई बिजली, ठंडी ठंडी हवाएं और इस मस्त बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। पर बारिश का मौसम हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। वैशाली अपनी 12 साल की बेटी सौम्या और 5 साल के बेटे मोंटी के साथ एक झोपड़पट्टी में रहती थी। माँ देखो ना, हमारी छत टपक रही है, सारा पानी घर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। अरे बाप रे, अगर कुछ नहीं किया तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी। वैशाली ने अपनी झोपड़पट्टी की छत पर बहुत सारी पॉलीथीन और बोरी डाल दी, जिससे घर में पानी आना बहुत हद तक कम हो गया। मम्मी बस करो, नीचे आ जाओ, अब पानी ज्यादा नहीं आ रहा है, और जल्दी से हमारे लिए पकौड़े बना दो। बरसात में पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है, क्यों दीदी? चुप कर मोंटी, देख नहीं रहा हमारी माँ कितनी मेहनत कर रही है। वो बाहर पूरी तरीके से भीग चुकी है और तुझे पकौड़े खाने की पड़ी है। तो वैशाली के पास उसकी मालकिन का फोन आया। तुम गरीब लोगों को ना टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो तुम लोग भिखमंगों की तरह भीख मांगती रहती हो जिंदगी भर। घर का सारा काम पड़ा है, मेरे बेटे को पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है और तू है कि अभी तक आई नहीं। मालकिन, बरसात बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मेरी छत टपक रही थी, बस वही सही करने में लगी थी, मैं बस थोड़ी देर में आई। वैशाली ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना कर दिया। सौम्या, तुम लोग खाना खा लो और मोंटी का ख्याल रखना। मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ये पॉलीथीन ले लो ताकि भीगने से बच जाओ। वैशाली वो पॉलीथीन ओढ़कर अपने घर से निकल गई। बाहर सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे मालकिन के घर पहुंच जाने दो, फिर जितना मन हो बरस लेना। इतना कहते ही बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया जिसने रास्ता रोक रखा था। हाँ, ऊपर वाला जब परेशान करता है तो जी भर कर परेशान करता है। सारा रास्ता ही रुक गया, अब मैं कैसे निकलूं? वैशाली ने किसी तरह गिरा हुआ पेड़ क्रॉस किया। चलो ये अच्छा हुआ। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? अरे अरे, ये लो, बह गई मेरी चप्पल भी। वैशाली ने गुस्से में दूसरी चप्पल भी उतार कर फेंक दी और किसी तरह से अपनी मालकिन के घर पहुंच गई। तुम भिखारियों की ना यही आदत है, कोई भी काम टाइम पर करोगे नहीं, फिर ऊपर वाले को दोष दोगे कि हमारे साथ तू इतना गलत क्यों करता है। मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सड़क घुटनों तक भर गया है, ये मैं ही जानती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। अरे वाह वाह वाह, इस महानता के लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। चल चल, ज्यादा नाटक मत कर। सबसे पहले तू ये जो पूरी जमीन तूने गंदी की है ये साफ कर, उसके बाद सारे बर्तन धो और जल्दी से हमारे लिए चाय पकौड़ी और कुछ खाने का इंतजाम कर। वैशाली बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पहले उसने चाय नाश्ता और खाना बनाया, फिर सारी फर्श साफ की और खुद को भी साफ किया। माँ, लगता है वैशाली आंटी ने आज मन से पकौड़े नहीं बनाए, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं खाने। क्यों रे चुड़ैल, तू मुझ पर अपना गुस्सा नहीं दिखा पाई तो इन पकौड़ों पर ही दिखा दिया। अब चल दोबारा से पकौड़े बना और ये पकौड़े बाहर फेंक दे। वैशाली कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने दोबारा पकौड़े बनाए और उसके बच्चे को खिलाए, और जो बाकी बचे हुए पकौड़े थे उसे उसने किसी पॉलीथीन में रखा और रात को घर जाने लगी। ए वैशाली, रुक रुक, ये तेरे हाथ में क्या है? क्या चोरी करके भाग रही है तू? मालकिन, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? आपने तो कहा था कि पकौड़े बाहर फेंक दो, तो बाहर फेंकने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। ये भी एक चोरी ही हुई, हर महीने पैसे लेती है ना, उन पैसों से पकौड़े खिला अपने बच्चों को।
ये सब कुछ उसका पति देख रहा था और फाइनली हिम्मत करके वो वहां पर आया। अरे अब ले जाने दो ना बेचारी को, जब पकौड़े बाहर ही फेंकने हैं तो बेचारी अपने बच्चों को खिला देगी। उन दोनों पति पत्नी को आपस में लड़ता देख वैशाली ने वो पकौड़े बाहर कुत्तों को फेंक दिए और वहां से बिना कुछ बोले चली गई। रात के अंधेरे में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो पैदल ही चलती चली जा रही थी कि तभी अचानक शायद एक नाला खुला हुआ था। पानी भरा होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था और वैशाली उस नाले में गिर गई। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चों का क्या होगा। इतनी तेज बारिश में बाहर कोई भी नहीं था जो उसे बचा पाता, इसलिए वो उस नाले में डूब कर मर गई। उधर उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। दीदी 12 बज गए, अभी तक माँ घर नहीं आई। मोंटी तू परेशान मत हो, सो जा। देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है। हो सकता है माँ मालकिन के घर ही रुकी हो। हमारे पास फोन भी नहीं है जो हम उन्हें फोन कर सके। रात भर उनकी माँ घर नहीं आई। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब नगर पालिका वालों ने उस नाले से एक लाश बरामद की जो कि वैशाली की थी। पुलिस पता लगाते लगाते उस मालकिन के घर पहुंच गई वैशाली की लाश लेकर। हाँ भाई, अब लोग इस डेड बॉडी को पहचानते हो? क्योंकि आसपास के लोगों से पता चला है कि ये आपके यहीं काम करती थी। इसके घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं घर वालों को लाश पहुंचा देता हूँ। वैशाली की लाश देखकर मालिक और मालकिन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ ही काम करती थी, ये कैसे मर गई? अरे कैसे क्या मर गई? तुम अमीर लोगों को इन गरीबों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या? रात में काम से लौट रही होगी, रास्ते में बहुत बड़ा नाला पड़ा होगा और रोड इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आया होगा, उस नाले में घुस गई होगी। ये लाश हमने नाले से ही निकाली है। मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा था कि उस गरीब औरत को इतनी बरसात में मत बुलाओ। चाय पकौड़े तुम्हें नहीं बनाने आते क्या? एक दिन तुम काम कर लेती तो क्या हो जाता? मालकिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारे लोग काम पर तो जाते ही है ना, चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो रही हो। मरने से पहले मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया था इसको। मालकिन और मालिक वैशाली की डेड बॉडी लेकर उसके घर पहुंच गए। उसके दो छोटे छोटे बच्चे सौम्य और पिंटू अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगे क्योंकि उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। माँ, मैंने आपको मना किया था कि इतनी बरसात में काम पर मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ, अपनी आंखें खोलो, देखो हमारी छत से फिर पानी टपक रहा है। ये सब कौन सही करेगा माँ? वैशाली के बच्चों की हालत देखकर मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मैं पालूंगी। मेरी माँ की मौत आपकी वजह से ही हुई है। अगर आप जबरदस्ती मेरी माँ को नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। हर आदमी पैसों से तो अमीर बन जाता है, पर दिल से अमीर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बेटा चलो चलो हमारे साथ। वैशाली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सौम्या और मोंटी उनके ही घर में रहने लगे। पढ़ लिखकर सौम्या एक आईपीएस ऑफिसर बन गई और मोंटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया। मोंटी ने बहुत बड़ा बंगला अपनी माँ के नाम पर उसी जगह पर बनाया जहाँ पर उसकी झोपड़पट्टी थी। माँ, आप जहाँ भी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे देख रही होंगी। बरसात में जिस घर की छत टपकने लगती थी, वो आज मैंने हमेशा के लिए सही कर दिया। मोंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ हमेशा हमारे साथ है मोंटी। माँ के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। हमें और गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, तू ठीक कह रही है। खासकर बरसात के मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी होगी और इसी से माँ की आत्मा को